हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री प्रोवाइड किया जाए और उसके बाद कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आगे वीडियोज मिलेगी। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और वो भी कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस अच्छी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद चैप्टर, और बहुपद चैप्टर कक्षा 10वीं का दूसरा पार्ट है, और इसके हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी यहां पर वह क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखिए भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। और बाकी इसको सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में हमने अभी तक बहुत सी चीजें करवा दी है। क्या क्या करवाया है भाई? बहुपद चैप्टर का हमने पहले कॉन्सेप्ट वीडियो करवाया है, जिसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया था। उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करवा चुके हैं। उसके बाद हमने इसका वन शॉट वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी करवाए हैं, और आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप पहुंच चुके हैं, ठीक है भाई। जिसने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे भाई, वो बिल्कुल देख लेना। कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपको समझ में आ गए, आपने उसको सही से समझ लिया है, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहां पर भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है तो भाई बहुत फायदेमंद हो जाएगा आपके लिए। ओके, चलो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई किस किस तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका कई बार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसको देख के आप समझ सकते हो भाई। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन कैसा है, क्या है, एनसीईआरटी में देखा हुआ होगा भाई, क्वेश्चन तो है ही बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहता क्या है? तो ये कहता है भाई यदि नीचे दिए गए ग्राफ, जो ये ग्राफ दिए हुए हैं, प्रत्येक आलेख एक बहुपद आलेख है। ये क्या है? एक बहुपद आलेख है, उसी को हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, बनाया हुआ है। तो पहचान कीजिए कि कौन सा आलेख रैखिक बहुपद के संगत तथा कौन सा आलेख द्विघातीय बहुपद का संगत है। मतलब इसमें से आपको बताना है कौन सा रैखिक बहुपद है और कौन सा द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। ये आपको इसमें चेक करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँ, रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिससे जो ग्राफ बनता है आपको वो रैखिक मतलब सीधा बनता है। यानी आप देख सकते हो यहां पर ये वाले में, इसमें आप देख सकते हो भाई एक पूरी रेखा में बन रहा है, ठीक है, पूरी एक रेखा में बन रहा है। तो ये जो आपके पार्ट यहां पर ये बन रहा है, इसे कहेंगे रैखिक बहुपद। यानी ये आ गया हमारा, ये क्या है? रैखिक है, ये रैखिक है। चलो भाई ठीक है, वो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं भाई इसकी, तो ये क्या है? तो ये हम देख सकते हैं भाई जहां पर इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है, इस तरह का कर्व बनता है। और आप देख सकते हो यहां पर कितने हल आ रहे हैं? यहां पर 2 हल आ रहे हैं, और 2 हल किस में आते हैं? तो भाई द्विघातीय बहुपद में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आपको ये कर्व दिख जाए, इस तरह का, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? ये आपका द्विघातीय बहुपद है। तो हम इसको कह सकते हैं भाई ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। बहुपद, ठीक है भाई, ये द्विघात बहुपद को दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं भाई, इसने बोलता है रैखिक और द्विघाती को देखना कौन सा रैखिक है कौन सा द्विघाती है। अब यहां की बात करें, ये तो एक ही बिंदु पर काट रहा है, ठीक है, और ये सीधा भी नहीं है। जैसे कि मैंने भी बताया भाई, द्विघाती बहुपद में 2 बिंदुओं पर काटेगा, नहीं 2 हल निकलेंगे। याद रखना, ये जो भी आपको कर्व दिख रहा है, जो भी मुड़ी लाइन या फिर ऐसी लाइन, कोई भी लाइन दिख रही है, वो एक्स अक्ष को जहां भर भी काटती है, जितने बिंदुओं पर काटती है, उतने उसके हल निकाले जा सकते हैं। यानी ये जो भी समीकरण होगा, इसके 2 हल निकल रहे हैं। डन, कितने निकल रहे हैं? 2 हल निकल रहे हैं। इसकी बात करें तो ये एक जगह काट रहा है, तो मतलब इसका एक ही हल निकल रहा है। तो रैखिक में एक ही हल निकलता है, द्विघातीय में 2 हल निकलते हैं। लेकिन ये कौन सा है भाई? ये तो लग द्विघातीय सर है, लेकिन हल इसका एक निकला है, तो ये तो मिक्सचर हो गया भाई। क्या करा जाए इसमें? इसको रैखिक कहे कि द्विघातीय कहे? तो भाई रैखिक तो नहीं हो सकता, सीधी लाइन नहीं है, और द्विघातीय के लिए 2 बिंदुओं पे कट करना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, द्विघातीय बहुपद, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया था आपको, कि भाई द्विघातीय बहुपद के 2 हल निकलते हैं, लेकिन अधिकतम 2 हल निकलते हैं। यानी एक भी निकल सकता है, और 2 भी होते हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी निकल सकता। यानी 0, 1, 2 इस तरह से इसके हल निकाले जाते हैं। अधिकतम 2 हल निकाले जा सकते हैं, जो यहां पर निकल गया, और यहां पर एक ही हल निकला है, तो फिर भी ये आपका द्विघातीय बहुपद है। तो इसको भी हम लिखेंगे, ये क्या है? ये आ गया द्विघातीय, एक मिनट, बहुपद। चलो भाई ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम द्विघातीय बहुपद हो गए। अब यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है, द्विघातीय बहुपद बात देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई ये तो रैखिक है, ये द्विघातीय, ये द्विघातीय। अब इसको देखते हैं क्या ये द्विघातीय है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई एक हल आया,
2 हल आया और 3 हल आया। भाई इसमें तो 3 हल आ गए, और 3 हल क्या द्विघातीय समीकरण में आ सकते हैं? तो नहीं आ सकता। ठीक है, द्विघातीय में तो नहीं आ सकता, इसके लिए आपको त्रिघातीय जाना पड़ेगा। त्रिघातीय होगा तभी तीन जगह हल आ सकता है इसका। तो यहाँ हमने देखा भाई 3 हल आ रखे हैं, तो द्विघातीय तो नहीं है। और हमें पहचानना क्या है भाई, रैखिक बहुपद चाहिए और द्विघातीय बहुपद चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो ये यहाँ पर हम कहेंगे ये रैखिक नहीं है। तो यहाँ पर आंसर में हम ये कह सकते हैं, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई फर्स्ट पार्ट द्विघातीय है, सेकंड पार्ट द्विघातीय है और थर्ड पार्ट रैखिक है और चौथा नहीं है, ना द्विघातीय ना रैखिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर कंप्लीट होता है, इसको आप देख सकते हो। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या होगा अगले में। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है। 2 में क्या क्या रखा है कि द्विघाती बहुपद आपको ये दे रखा है, ठीक है, कि शून्यक ज्ञात करने, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध भी ज्ञात करने हैं। तो ये कैसे होगा? तो पहले तो हम इसके शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। शून्यक क्या होता है, पहली बात बताइए, शून्यक क्या होता है? तो शून्यक की बात करें तो शून्यक x का वह मान होता है। शून्यक की बात करें तो शून्यक x का वह मान होता है जिस पर ये पूरा समीकरण शून्य हो जाए, 0 हो जाए, उसे शून्यक कहते हैं। डन। तो यहां पर मैं कह सकता हूं भाई ये हमारे पास समीकरण है x² प्लस में 7x प्लस में 12, भाई ये चीज दे रखा है। ठीक है, ये शून्यक है, सॉरी द्विघाती बहुपद है। इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो कैसे इसका करना पड़ेगा? गुणनखंड। गुणनखंड में क्या करते थे, बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ते थे जिनको जोड़ने पर तो 7 ही आए और गुना करने पर 12 आ जाए। भाई 7 को ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने पर तो 7 आए और गुना करने पर 12 आ जाए, और वो क्या होगा? तो हम देख सकते हैं भाई इस 7 को हम 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। 4 और 3 जोड़ा तो 7 आ रहा है, और 4 को 3 से गुना किया तो 12 आ रहा है। भाई दोनों चीजें आ रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर x² 3x प्लस में 4x प्लस में 12, भाई ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कह सकते हैं क्या, तो यहां से x को कॉमन ले लिया तो ये आ गया x प्लस 3। ठीक है, यहां से 4 को कॉमन ले लिया तो ये आ गया x प्लस 3। ये चीज आएगा भाई, 4 कॉमन लेने का मतलब यहां से 4 डिवाइड करके हटा दिया, यहाँ से 4 डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 4 से भाग किया तो 3 आ गया। डन। तो ये आ गया हमारे पास। तो x प्लस 3 और x प्लस 3 इसको भी हम कॉमन ले लेंगे, अलग से ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, और यहां बच गया x प्लस 4, भाई ये आ गया हमारे पास। जब भी ऐसा, पहले तो गुणनखंड करने के बाद ऐसा आएगा, इसके सामने लिखो 0, इसके सामने हमने लिखा 0 और इसके बाद दोनों को अलग अलग 0 लिखो, यानी हमने लिखा x प्लस 3 बराबर में 0 और x प्लस 4 बराबर में 0। यहां से x का मान कितना आ गया, -3 आ गया, और x का मान कितना आ गया, -4 आ गया। यानी इस बहुपद के शून्यक कितना आ गए, -3 और -4 आ गए। यानी अगर मैं कहूं अल्फा बीटा, जो कि हम अल्फा और बीटा लेते थे, ये दोनों क्या होते थे, ये दोनों भी शून्यक होते थे। तो भाई अल्फा मतलब पहला शून्यक जो कि -3, भाई -3 ले लिया, दूसरा शून्यक -4 तो -4 ले लिया। भाई ये हमारे पास आ चुके हैं 2 शून्यक। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है क्या, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। और वो कैसे संबंध ज्ञात करेंगे, तो यहां पर देखिए शून्यकों का योग, भाई शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग हमने पढ़ा हुआ है -b/a होता है, और शून्यकों का गुणांक जो होता है वो क्या होता है, तो ये c/a होता है। भाई ये चीजें होती हैं, भाई ये होता है। चलो इसको लिखने से पहले एक और चीज लिख देता हूं मैं, जैसे कि समीकरण जो हमारे पास लिखा हुआ है x² प्लस में 7x प्लस में 12, ये चीजें। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं भाई, ये ax² प्लस में bx प्लस c के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे यहाँ से a को देखें तो a कितना आ रहा है, तो a आ रहा है जो x² का गुणांक होता है जो कि 1 है। ठीक है, b होता है जो x का गुणांक होता है जिसे हम 7 कहेंगे, और c जो होता है जो अचर संख्या अलग से होती है उसे c कहा जाता है, और ये 12 आ गया। डन। भाई a b c हमारे पास तो आ चुका है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हमें देखना है भाई शून्यक के योग और गुणनफल गुणांक के संबंध ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, और अल्फा गुने बीटा ये होता है c/a होता है। भाई ये चीज होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी -3 और -4। भाई इसको लिखा -3 और -4, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो माइनस में b कितना है 7 है और a कितना है 1 है, तो क्या ये बराबर आ गया, तो भाई बिल्कुल बराबर आ गया। -7 बराबर में -7 बिल्कुल आ रहा है, भाई दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के, यानी ये सत्यापित हो चुका है। भाई सत्यापित हो चुका है कि शून्यांक का योग जो -b/a होता है वो बिल्कुल सही होता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, अल्फा गुने में बीटा है, बीटा अल्फा गुना बीटा मतलब अल्फा कितना है हमारे पास, तो -3, और इसके साथ गुना में कितना है -4। ठीक है, और c की बात करें तो c कितना है, तो c का मान तो 12 था, तो हमने लिखा 12।
ठीक है, और बटे में ए है, ए कितना है, 1 है, देखो ए का मान 1 है तो ये लिख दिया। अब बताइए 4 तिया कितना होता है, तो 12 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, तो भाई प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं 12 बराबर में 12 आ चुका है, 12 बराबर में 12 आ चुका है। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि ये भी सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है, ये भी बराबर हो चुका है यहाँ पे। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो हमने इसके शून्यक निकाले, फिर यहाँ पर शून्यक के योग और शून्यक के गुणांक, ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है उसको सत्यापित यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये सत्यापित हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है द्विघाती बहुपद, एक हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब के शून्यक ज्ञात कीजिए भाई, इसका पहले तो शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। यानी कि पिछली बार जो जांच किया था उस तरह से ही जांच करना है, लेकिन इस बार समीकरण में x नहीं है। ये क्या हो गया भाई, इसमें समीकरण में x नहीं है, अब कैसे करें। तो भाई पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं, भाई हल हमारा है, इसके अंदर मैंने लिखा फंक्शन जो है f(x) जो है वो दे रखा है 6x का वर्ग माइनस में 3, ये दे रखा है। इसके शून्यक निकालेंगे, शून्यक के लिए गुणनखंड करते थे, गुणनखंड के लिए तो पिछली बार हमने किया था भाई बीच का x वाले नंबर को तोड़ा था और उसके अकॉर्डिंग हमने किया था। इसमें तो x ही नहीं है, तोड़ू कैसे में, क्या करा जाए, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये मुश्किल नहीं, ये आसान हो गया। और आसान क्यों हो गया, क्योंकि अब इसमें तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अब डायरेक्टली इसके बराबर में 0 लिखो, और हम लिख सकते हैं 6x का वर्ग, और इस -3 को उठा के इधर भेजेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और x का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 3/6 हो गया, और इसको मैंने काट दिया, 3 दूनी 6, और x का वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट में 1/2 आएगा, और जिसको लिख सकते हैं प्लस में 1/√2 और माइनस में 1/√2, ठीक है, ये दो चीजें आ गई। ओके, तो ये यहां पर आ चुका है x के मान। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारा पहला शून्यक को अल्फा मान सकते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा मान सकते हैं। और अल्फा कितना है, तो पहला शून्यक हमें 1/√2 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/√2। दूसरा है -1/√2, तो वो भी लिख लेते हैं भाई, ये लिखा हमने माइनस में 1/√2, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करना है, सत्यता जांच करनी है शून्यक के योग के और शून्यक के गुणनफल के। तो शून्यक के योग की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका फॉर्मूला था -b/a होता है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो अल्फा गुने बीटा होता है, जो कि होता है c/a होता है, ठीक है भाई, ये चीज़ है डन। अब देखो इस समीकरण के अनुसार, जो हमारे पास ये समीकरण है, इसके अनुसार क्या हो रहा है, तो इसके अनुसार की बात करें तो यहाँ हमें 6x² - 3 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ भाई, हमारे पास फंक्शन दे रखा है 6x² - 3 है, ठीक है। और यही फंक्शन होना क्या चाहिए था भाई, जो जनरल फॉर्म इसका व्यापक जो रूप होता है वो होता है भाई ax² + bx और +c होता है भाई, ये चीज़ होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो a का मान कितना है, तो a का मान तो होता है, a होता है x² का गुणांक जो कि 6 है। b क्या होता है, तो b होता है भाई, यहाँ पर ये b सिर्फ नहीं होगा, bx होगा, यहाँ पे bx + c होता है, ठीक है। अब यहाँ b क्या होता है, bx का गुणांक होता है, क्या x है यहाँ पे, तो x तो नहीं है। x क्यों नहीं है भाई, क्योंकि जरूर b 0 रहा होगा, b 0 रहा होगा तभी x को गुणा करके 0 कर दिया उसने, यानी b का मान 0 है, तो हमने लिखा भाई b का मान 0 है। और c कितना है, तो c हम देख पा रहे हैं भाई -3, जो अचर संख्या होती है उसे c कहते हैं, जो कि -3 आ गया। अब ये a b c को यहाँ रख के हम इसमें चेक करेंगे। तो भाई यहाँ की बात करें अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को जोड़ा मैंने 1/√2, माइनस में ये प्लस बीटा है जो कि माइनस में था, तो -रूट ये आ जाएगा, बराबर होता है क्या, बराबर होता है हमारा -b/a, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस में 0/a कितना है 6। अब भाई 0/6 कितना होता है, तो 0 ही होता है भाई, 0 के बटे में कुछ भी हो 0 ही होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, ये आ गया 0। अब 1/√2 में से 1/√2 घटाओगे तो क्या बचेगा, तो भाई इसमें से सेम में से सेम घटाओगे तो 0 आएगा, तो हम देख सकते हैं ये 0 आ गया। यानी अब क्या हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। भाई दोनों साइड बराबर हो चुके हैं, लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, शून्यक के योग की सत्यता को जांच कर लिया है, डन। अब आते हैं शून्यक के गुणांक की सत्यता की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या, अल्फा बीटा लिखा हुआ है, जो कि c/a आएगा। अब अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा है 1/√2, ठीक है। बीटा क्या है, माइनस में 1/√2, भाई यही चीज़ है हमारे पास, ओके। अब उसके बाद c/a होता है, c कितना है हमारे पास, तो c है -3, तो हमने इसको लिखा -3,
ठीक है, ये -3 आ गया, a कितना है 6 आ गया। इसको गुना करते ही -1 बटे में √2 को √2 से गुना करोगे तो √2 का वर्ग आएगा। क्या आएगा भाई? √2 का वर्ग आएगा, और वर्ग से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, सिर्फ 2, यानी हम कह सकते हैं नीचे को गुना करते हैं 2 बच गया। इधर की बात करें तो 3 दूनी 6 कट गया, ये आ गया -1 बटे 2 आ गया। क्या बराबर है? तो भाई बिल्कुल बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब LHS बराबर में RHS हो चुका है। ठीक है, LHS बराबर में RHS हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है फंक्शन ये, मतलब एक बहुपद दे रखा है। अब कह रखा है इसके शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है भाई, देखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई ये जो फंक्शन हमारे पास है f(x) बराबर, देखो नॉर्मल होता क्या है, तो ax² होता है प्लस bx होता है प्लस में c होता है, भाई ये होता है। ठीक है भाई, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास क्या है, तो फिलहाल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 दे रखा है। चलो भाई ठीक है, ये दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम a का मान लिख सकते हैं, कितना आ गया, तो 4√3। ठीक है, b का मान क्या है, तो x का गुणांक होता है, तो b का मान आ गया 5, और c का मान ये माइनस में आ जाएगा, तो -2√3 आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ चुका है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमें देखना है इसमें शून्य के योग और गुणांक शून्य के योग और उसके गुणनफल के बारे में देखना है। उसके लिए हमें पहले शून्य ज्ञात करना होगा, तो पहले शून्य की ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ABC तो हमने निकाल लिया, इसका यूज़ करेंगे। अभी हम देखते हैं इसमें फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पर इसमें अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो गुणनखंड कैसे करते थे। इसके गुणनखंड की बात करें तो पहले इसको इससे गुना करते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ 4√3 को गुना करना पड़ेगा -2√3 से। भाई इसको अगर मैं गुना करता हूँ तो क्या आएगा, भाई इसको हम इससे गुना कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो भाई 4 दूनी तो 8 आ गया। ठीक है, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस साइन है, -24 आ रहा है। यानी मैंने जब इसको इससे गुना किया तो -24 आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे भाई 5 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, जिनको घटाने पर तो 5 आए और गुना करने पर -24 है, और वो कैसे होगा, तो भाई 24 के पार 24 किसके पारे में आता है, तो 24 की बात करें तो भाई 12 दूनी 24 होता है, लेकिन 12 में से 2 घटाया तो फिर हमारे पास 5 तो नहीं आ रहा। और क्या होता है भाई 6 चौक 24 होता है। ठीक है, 6 और 4 की बात करें तो वो भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके भी फैक्टर करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, तो 2 से हमने किया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3, और 3 से किया तो 1, भाई ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं भाई कैसे ये सॉल्व हो सकता है। तो कैसे सॉल्व हो सकता है, मतलब कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने देखा भाई, जैसे कि अभी मैंने बताया 2 फैक्टर बता चुका हूँ, क्या कि 12 वाला, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 2 नहीं बन रहा रिलेशन। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, एक मिनट, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, और 3 आ गया, 8 और 3, 8 दिया 24 होता है, बिल्कुल होता है। और 8 में से 3 गया तो 5 होता है, भाई बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं क्या कि भाई 4√3 x का वर्ग है, प्लस में 8x है, और माइनस में 3x है, और माइनस में 2√3। क्या ये हो सकता है, तो भाई 8 में से 3 गया 5 आ रहा है, और 8 दिया 24 भी आ रहा है, और माइनस का 24 आ रहा है, क्योंकि मैंने माइनस लिया है यहाँ पे। ठीक है, 8 को -3 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। डन। तो भाई दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है। अब दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है तो अब इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन आएगा इसमें, तो यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं 4x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा भाई, √3x बचा। ठीक है, और प्लस में 4x कॉमन लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से की बात करें तो भाई यहाँ पर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो -1 कॉमन दिख रहा है, और कुछ। तो भाई एक चीज याद रखना, 3 का मतलब होता है √3 गुने √3, ये तो पता ही है। √3 को √3 से गुना करके 3 आएगा, यानी इस 3 के अंदर 2 √3 है, और एक √3 यहाँ पर है। तो क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर -√3 को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, तो एक √3 बचा x, और माइनस में 2 बच गया, प्लस में 2 बच गया, भाई ये हो जाएगा। डन। अब इसमें हम देख सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई इन दोनों, ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लिया तो क्या आ रहा है, √3x प्लस में 2, और 4x माइनस में √3, भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई। डन। अब हमें शून्य की ज्ञात करना है, तो इसके सामने हमें शून्य लिखना होगा। भाई शून्य की ज्ञात करना है तो इसके सामने हमें शून्य लिखना होगा, और इसको हमने किया इरेज। और यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई x का मान मुझे निकालना है, तो इसके सामने 0, इसके सामने 0 अलग अलग करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई √3x
प्लस में 2 बराबर में 0 कर दिया और 4x माइनस √3 बराबर में 0 कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ से x का मान निकालें तो भाई पहले तो मैं क्या करता हूँ, 2 को उधर भेजता हूँ तो -2 आएगा और x के मान की बात करते हैं तो -2 बटे में √3 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ये आ गया। इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, 4x को यहीं रखा और √3 को उधर लेके चले गए और x का मान कितना आ गया, तो √3 बटे में 4 आ गया। भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 2 शून्य हमारे निकल चुके हैं और 2 शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होता है, तो अल्फा ही मान लेते हैं। इस वाले को मैंने अल्फा मान लिया जो कि -2 बटे √3 आ गया, इसको हमने बीटा मान लिया जो कि √3 बटे में 4 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। अब हमें सत्यता याद करनी है शून्यकों के और गुणांकों के बीच में। ठीक है, अब इस शून्यक का योग क्या होता है, तो शून्यक के योग की बात करें, अल्फा प्लस बीटा, ये -b बटे में a होता है। ये आपका शून्यक है और ये गुणांक है। गुणांक का मतलब क्या हो रहा है, गुणांक का मतलब जो x का गुणांक है, जैसे x का गुणांक 1 है, x का गुणांक b है, तो ये आपके गुणांक है और ये शून्यक है। दोनों के बीच का आपस का संबंध ही पूछा है ना कि भाई शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों, गुणांक कौन सा है, b और a। ठीक है, सॉरी शून्यक तथा गुणांकों, शून्यक क्या है अल्फा बीटा और गुणांक क्या है a और b, इनके बीच का रिलेशन, तो यही चीज होगा हमारा। ठीक है, तो हमारा देखो योग का ये है रिलेशन और गुणा का रिलेशन ये है। ठीक है भाई, अब हमें सारी वैल्यूज पता है, बस रख के चेक कर देना है। अल्फा कितना है, तो 2√3, तो लिखा हमने -2 बटे √3 और बीटा कितना है, तो बीटा है √3 बटे 4, ये भी लिख दिया। ठीक है, -b कितना है हमारे पास, तो b हमारे पास 5 है तो -5 लिख देंगे और a कितना है, तो a हमारे पास क्या है 4√3 है तो 4√3 लिख दिया हमने। चलो भाई ठीक है, ये लिख दिया, ये आ गया। अब इसमें जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो इसका एलसीएम आएगा 4√3। ठीक है, ये 4 इससे गुना होगा तो -8 आ जाएगा, √3 इससे गुना होगा तो √3 को 3 से √3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, सेम आएगा। तो हम यहाँ पर √3 को √3 से गुना किए तो प्लस में 3 आ गया और बराबर में -5 बटे में 4√3 है। अब ये -8 और +3 कितना होता है, तो -5 ही होता है। तो हम अब देख पा रहे हैं दोनों चीजें बराबर हो चुकी है। ये बराबर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हमारी ये चीज सेटिस्फाई हो चुकी है, सत्यापित हो चुका है कि अल्फा प्लस बीटा इतना आ रहा है। ओके, अब गुना की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -2 बटे में √3 गुने में √3 बटे में 4 और बराबर में c बटे में a। c कितना है, -2√3 है और a कितना है 4√3 है, तो इसको लिख देते हैं -2√3 और 4√3, ये आ गया। अब इसको देखते हैं भाई, कुछ चीज़ें ये चीज़ें बराबर हो रही है तो कुछ कट रहा है क्या, तो हमने काटा √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, यानी हम देख पा रहे हैं -1 बटे 2 आ गया। इधर की बात करें तो √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, यानी -1 बटे 2 आ रहा है, यानी इसमें भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। ठीक है, दोनों चीज़ें बराबर आ चुकी है, यानी कि गुणांक भी सत्यापित हो चुका है और योग भी सत्यापित हो चुका है। डन। चलो भाई, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं, कई बार पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको आप कर सकते हो। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है यदि द्विघाती बहुपद एक ये है कि शून्यकों के अंतर का वर्ग, शून्यकों के अंतर का जो वर्ग है वो 144 है। चलो ठीक है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों का अंतर क्या होता है, शून्यकों के अंतर की बात करें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई हल। शून्य कौन से हैं, तो अल्फा और बीटा। ठीक है, ये शून्यक है। एक मिनट, पहले मैं क्वेश्चन को पूरा लिखता हूँ। fx जो है वो हमें दे रखा है x² प्लस में px प्लस में 45 है। चलो भाई ठीक है, जो कि इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर a कितना आ रहा है, तो भाई x² का गुणांक जो कि 1 है तो 1 लिख दिया। अब b की बात करते हैं तो x का गुणांक यानी p यानी b का मान p आ गया और c क्या होगा, ये 45 होगा। चलो भाई, इतनी बात हो गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि शून्यकों के अंतर का वर्ग। अब यहाँ पर क्या है, इसके शून्यक क्या है, तो शून्यक होता है अल्फा और बीटा, भाई ये है। अब शून्यकों का अंतर, भाई अंतर कैसे निकालते हैं, तो भाई आपसे कहा जाए भाई 10 और 6 में अंतर कितना होता है, तो भाई बोलोगे भाई 4 का अंतर होता है, कैसे निकाला, तो भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाओगे तो उसका अंतर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या चीज़ है, अल्फा बीटा 2 संख्या है, इनके बीच का अंतर निकालोगे तो घटाना पड़ेगा, तो मैंने घटा दिया। तो इसके जो अंतर है उसका वर्ग, जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा है शून्यकों के अंतर का वर्ग, शून्यकों का अंतर का वर्ग कितना है, 144। चलो भाई, ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, अब इसने कहा है शून्यकों का अंतर 144 है, तो उस अकॉर्डिंग आप बताइए क्या बताना है, p का मान क्या होगा।
भाई पी का मान क्या होगा। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ आ सकता है ये। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ये कौन सा फार्मूला था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो अब देखिए कैसे आया ये, और ये कैसे बदला जा सकता है, माइनस का वर्ग जो है उसे प्लस के वर्ग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसको देख लेते हैं। तो भाई मुझे पता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का पूरे का वर्ग जो है उसको खोल सकते हैं अल्फ़ा का वर्ग प्लस में बीटा का वर्ग माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, भाई ये लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, लेकिन क्या मैं इसमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा कर सकता हूँ? तो भाई कुछ भी जोड़ा है तो घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कट के 0 हो रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें ये स्क्वायर और ये इन तीनों को लेकर अगर मैं चलता हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ये बन रहा है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो दो चीज़ें, ये और ये चीज़ है, ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा यानी माइनस 4 अल्फ़ा बीटा हो गया है, यानी इसके साथ मैं लिख सकता हूँ माइनस 4 अल्फ़ा बीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां से हमने माइनस के स्क्वायर को प्लस में कन्वर्ट कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो चुका है, और इसी तरह से कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको डायरेक्टली यहां लिख दिया था, और अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ें। डन, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अलग से नोट डाल के अलग से आप लिख लेना कि भाई इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आप इसके बाद डायरेक्टली ये कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ अब, और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने इसको ये कर दिया है। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा और बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो भाई यहाँ तो ये मैंने समीकरण 1 बना दिया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे में ए होता है। ठीक है, और माइनस बी कितना है, तो माइनस पी है, तो मैंने लिखा क्या, यह आ गया माइनस पी बटे में ए की बात करूं तो ए कितना है, तो ए 1 है, तो ये 1 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस पी आ रहा है। ठीक है, चलो भाई ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो अल्फा गुने बीटा की बात करें, जो कि होता है सी बटे में ए होता है। ठीक है, सी कितना है, तो 45 है, और ए कितना है, 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 45 बटे में 1 लिखा जा सकता है, यानी 45 लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, अल्फा बीटा कितना आ गया, 45 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आ गया, दो चीज़ आ गई है। इन दोनों को उठाकर हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो इसमें रखेंगे भाई अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो हम देख पा रहे हैं ये माइनस पी है और वो 45 है, उसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो भाई इसकी जगह पी रखेंगे माइनस का, तो मैंने लिखा माइनस पी का वर्ग। चलो भाई ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, 45 है, तो इसको इस जगह लिखा मैंने 45 माइनस 4 गुने में 45 आएगा, और बराबर में 144 आ रहा है। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, इसमें इसको करते हैं तो ये पी का वर्ग आएगा, माइनस का प्लस जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा 45 चौके 180 होगा, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी 180 होता है। डन, 180 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस का, तो 144 प्लस में 180, ये जोड़ा हमने, तो ये कितना आ रहा है भाई इसमें, तो 8 4 12, मतलब कि आ जाएगा 224 और 324 आ रहा है। चलो भाई 324 कर दिया हमने, ये आ गया हमारा p का वर्ग, जो कि 324 आ चुका है। अब ये 324 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है हमारा 18 का वर्ग। p की बात करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 324, ठीक है, और वो भी प्लस माइनस के साथ, और इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 18। भाई 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है, और वही हमारे सामने आ चुका है। डन, तो यहाँ पर p का मान आ चुका है प्लस माइनस 18, और हमें ज्ञात करना था p का मान, जो कि निकल चुका है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन हमने सीखी यहाँ पे कि भाई अल्फा माइनस बीटा को कैसे हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं, और यहीं पर बच्चे फंसते हैं, सोचते हैं भाई माइनस का मान तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा गुने बीटा का मान पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस क्वेश्चन में दे दिया है, अंतर मतलब माइनस दे दिया है, और माइनस देते बच्चे फंस जाते हैं। उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब नहीं फंसोगे आप कि भाई इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं।
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि द्विघाती बहुपद जो कि हमें ये दे रखा है कि शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, ठीक है, यानी शून्यकों का योग जो है वो उनके गुणनफल के बराबर ये दे रखा है, ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई k के मान की ज्ञात करने की बात करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई जैसे कि हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है ft, ये है kt² प्लस 2t प्लस में 3k, भाई ये चीज़ दे रखा है, और ये किस अकॉर्डिंग होता है, तो at² प्लस में bt प्लस में c इसके बराबर होता है, भाई ऐसे चलता है। यहाँ पर x की जगह t लिया गया क्योंकि ये फंक्शन जो है t का फंक्शन है, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ से a का मान कितना आ रहा है, तो a का मान हो गया जो t के वर्ग के साथ है जो कि k है, b का मान क्या है जो t के साथ है जो 2 है, एक मिनट भाई ये 2 है, और c की बात करें तो ये 3k है, तो ये भी आ गया। चलो भाई ठीक है, a का मान k आ गया, b का मान 2 आ गया, c का मान 3k आ गया। ओके, अब इसकी बात करें भाई, इसने कहा है शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, यानी इसने क्या रखा है क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा गुने में बीटा, ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये बराबर दे रखा है, ठीक है। अब ये प्रश्न के अनुसार ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस बी बटे ए होता है, और ये क्या होता है, तो सी बटे ए होता है, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब यहाँ से देखेंगे a से a कट गया और b का मान कितना है -2, तो -2 लिख दिया, मतलब 2 है b का मान, इसको रखते ही -2 हो गया। c का मान 3k है तो 3k लिख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ से k का मान कितना आ रहा है, तो k की मान करें बात करें तो 3 उठ के -2 के नीचे आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं -2/3, और यही k का मान आ गया। भाई यही यहाँ पर k का मान आ चुका है, और ये आंसर यहाँ पर डन होता है कि k का मान हमने ज्ञात कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस एक चीज़ इसमें दिया हुआ था कि शून्य के योग और उनके गुणनफल बराबर हैं, तो बराबर रखा और उनका मान रखा, अपने आप आंसर आया, डन। अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, यदि द्विघाती बहुपद हमें ये दे रखा है, चलो भी बहुत बढ़िया, का शून्यक दूसरे शून्यक के ऋणात्मक है। ऋणात्मक कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए भाई, हल में मैं कहूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई, पहले फंक्शन जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 8kx -9 है, और इसी के अकॉर्डिंग होता है ax² प्लस bx और प्लस c होता है, और यहाँ से a b c का मान पहले हम निकाल लेते हैं। a कितना है, तो 4 है, b कितना है, तो x का गुणांक जो कि -8k है, ठीक है, और c कितना है, तो -9 है, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया यहाँ पे। ओके, अब इसने कहा है एक जो है वो दूसरे के क्या करेगा भाई, एक शून्यक दूसरे शून्यक के ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव है, अगर एक का मान अगर मान लो 5 है तो दूसरे का क्या होगा, -5 होगा, ऐसे ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं अल्फा बराबर माइनस बीटा है, मतलब एक जो है दूसरे का नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमने लिख दिया, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हमें कहा गया भाई इसका आंसर मतलब यहाँ पर क्या है, k का मान ज्ञात करना है। तो अगर मैं इस बीटा को उठा के इधर लाऊं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0 हो जाएगा, यही होगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो भाई -b/a होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -b/a लिख सकता हूँ, और ये आ रहा है 0, भाई यही आ रहा है 0। अब इसके बाद की बात करें तो भाई a उठ के इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, भाई a को 0 से गुना करके तो 0 हो जाएगा, बचा सिर्फ -b। अब माइनस में b कितना है, -8 के, और बराबर में 0 आ गया, यानी 8 के बराबर में 0 आ गया, और k का मान भी 0 आ चुका है, ठीक है, k का मान भी 0 आ चुका है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर k का मान 0 है, तो उस कंडीशन में एक शून्य जो होगा दूसरे का नेगेटिव होगा, भाई एक शून्य दूसरे का नेगेटिव होगा। क्या चेक कर ले इसको कि भाई आंसर ठीक है कि नहीं है, और वो चेक कैसे होगा, तो चेक के लिए क्या करना पड़ेगा, इस k के मान को उठा के यहाँ रखो और इसके शून्य ज्ञात करके देखो क्या एक दूसरे का नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में आ रहा है। तो अगर मैं इस k के मान को 0 में चेक यहाँ पर साइड में करते हैं, k के मान 0 को उठा के यहाँ पर रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 4x² और बीच वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा क्योंकि k 0 हो चुका है। माइनस में 9 है और बराबर में 0 लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे इसके शून्य निकाल लें और वो एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए। इस 9 को उठा के उधर भेजते हैं, ये 9 आ गया, ठीक है। x² की बात करते हैं तो 9/4 आ जाएगा। अब इसके बाद स्क्वायर जैसे हम हटाते हैं, जैसे हम स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर हटाते इधर रूट लग जाएगा, भाई स्क्वायर मैंने यहाँ पर हटाया, स्क्वायर हटाते
इधर रूट लग जाएगा, 9/4 आ जाएगा, और वो भी प्लस माइनस के साथ आएगा। और √9 क्या होता है? तो 3 होता है। √4 क्या होता है? तो 2 होता है, यही होता है। तो भाई यहाँ पर लिख सकता हूँ x का मान जो आ गया है वो प्लस माइनस 3/2 आ गया है, यानी इसका मान एक आया है 3/2 और एक आया है -3/2। तो क्या एक शून्य का दूसरे का नेगेटिव है, ऋणात्मक है? तो भाई बिल्कुल है, यानी हमारा k का मान बिल्कुल सही आया है। ओके, तो यहाँ पर इसका ये चेक हो गया और ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई इससे आपकी गलती भी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -1 और -3 है। यानी इसमें क्वेश्चन में आपको द्विघातीय समीकरण नहीं दिया है, इसमें सीधे आपको दे दिया है कि योगफल जो है वो शून्यकों का योगफल -1/2 है और गुणनफल कितना है? -3 है। तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। इस बार द्विघातीय बहुपद डायरेक्टली ज्ञात करना है। और वो कैसे ज्ञात होगा? तो यहाँ देखिए, तो भाई इसकी बात करें तो यहाँ पर हल आ गया। हल में हमें जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक का योग जो दे रखा है वो -1/2 दे रखा है, और शून्यक का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है भाई -3 दे रखा है। ये दो चीज हो गई। अब बहुपद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तब द्विघातीय बहुपद x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा है। भाई यही होता है, ठीक है भाई, द्विघाती बहुपद यही होता है। अब यहाँ हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, गुना अल्फा गुने बीटा पता है, उसको रख दो, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके बराबर में हम लिख देंगे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस में पहले ही था, मतलब माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं प्लस में x/2 आ जाएगा। अब यहाँ की बात करें -3 है तो इसकी जगह -3 आएगा, तो -3 लिख दिया, ये चीज़ आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये द्विघाती बहुपद हमारा ये निकल चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। यानी इसका अगर मैं समीकरण बनाता हूँ तो समीकरण बनाने के लिए इसमें एलसीएम 2 आ जाएगा। भाई इसमें एलसीएम 2 आ जाएगा और इसके बराबर में हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है भाई, 2 इससे गुना होगा तो ये 2x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में x है और माइनस में ये 2 इससे भी गुना होगा तो -6 होगा। भाई -6 आ गया, इस 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर समीकरण हमारे ये आ चुकी है, यानी समीकरण पूछे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पर है, k के किस मान के लिए ये बहुपद का शून्यक -3 होगा। मतलब k का ऐसा क्या मान रखा जाए जिससे कि इसका शून्यक -3 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें मुद्दा ये है कि शून्यक क्या होता है, तो शून्यक ऐसा x का ऐसा मान होता है जो उस बहुपद को शून्य कर दे, उसे शून्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको मैं लिखूँ तो ये फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा, x² प्लस में 11x प्लस में k ये आ रहा है। अगर मैं x मतलब इसमें क्या कहें भाई, इसका शून्य का -3 होना चाहिए, यानी -3 को यहाँ रखते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे -3 रखूँगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, -3 का वर्ग प्लस में 11 गुने में -3 आएगा और प्लस में k है और इसके बराबर में 0 आएगा। क्योंकि -3 शून्यक था इसलिए -3 रखते हैं, ये शून्य होगा ही, ठीक है। चलो भाई, अब -3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होता है, इसको गुना किया तो -33 आ गया और प्लस में k आ रहा है, बराबर में 0 है। 33 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा भाई 24 माइनस का, ठीक है भाई, -24 बचेगा। इस -24 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिख सकते हैं k का मान 24 हो चुका है, ठीक है भाई, k का मान यहाँ 24 हो चुका है। तो हम देख सकते हैं इसमें k का मान 24 हो गया और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बच्चे फंस जाते हैं इसमें, समझ नहीं आता भाई शून्यक दिया हुआ है k कैसे निकाले भाई, क्या करें, शून्यक का योग गुणनफल तो कर लिए क्वेश्चन, लेकिन यहाँ डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन था, वहीं फंस जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आप नहीं फंसोगे, ये क्वेश्चन भी आगे आपके सामने बड़ा ईजी सा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का होगा। ओके, चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है, यदि द्विघाती बहुपद ये है कि शून्यकों का गुणनफल 3 है, मतलब इसमें क्या कह रखा है कि भाई ये द्विघाती बहुपद है, इसके शून्यकों का गुणनफल 3 दे रखा है, जो कि तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमें फंक्शन दे रखा है इस तरह से, x का वर्ग -4x और प्लस में k, भाई ये चीज़ आ रहा है,
ठीक है। अब इसकी बात करें भाई, ये हमारे पास जब ये आ गया है तो इसमें हम देखेंगे इसके गुणांक के बारे में। गुणांक कैसे निकलेगा, तो हमें इसका जनरल फॉर्म व्यापक रूप पता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये चीज़ होता है। यहाँ से a के मान की बात करें तो a कितना होगा, तो a की बात करें तो 1 आएगा, b की बात करें तो -4 आएगा, और c की बात करें तो k आएगा। भाई ये हो रहा है, a का मान क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, b का मान -4 आ रहा है, और c का मान क्या आ रहा है। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ से देखेंगे भाई ए बी सी हमारे पास निकल चुका है। अब इसने जो कंडीशन दी है उसको फिल करेंगे यहाँ पे, क्या, शून्यों का गुणनफल 3 है। अब इसके शून्य की बात करें तो वो अल्फा बीटा है, ठीक है भाई। इसका गुणनफल कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है भाई, ये दे रखा है। अब गुणनफल होता क्या है, तो ये होता है c/a होता है भाई, c/a होता है, और ये आ रहा है 3, ठीक है। c कितना है, तो k है, a कितना है, तो 1 है, बराबर में 3 है, और यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, 1 तो धर गया, तो k का मान 3 ही आएगा ना, तो k बराबर 3 लिख दिया। k बराबर यहाँ पर 3 हो चुका है, और ये आंसर यहाँ पर डन होता है, k का मान 3 आ चुका है, और यही इसका आंसर है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का है। ओके, चलो इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं, यदि द्विघाती बहुपद fx बराबर में kx² - 3x + 5 है, चलो भाई ठीक है, कि शून्यकों का योगफल 1 है, मतलब इनमें शून्यकों का योगफल दे रखा है। पिछली बार गुणांक दे रखा था, इस बार योगफल दे रखा है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें भी हल में आते हैं, इसमें है भाई fx बराबर में kx² - 3x और प्लस में 5, चलो भाई ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे भाई, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, ax² प्लस में bx और प्लस में c, भाई ये इसका व्यापक रूप होता है। इस अकॉर्डिंग a कितना आ रहा है, तो a का मान आ रहा है k, b का मान आ रहा है -3 और c का मान आ रहा है 5, भाई ये चीज़ आ गई। ओके, अब ये हमारे पास आ चुका है, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं भाई, यहाँ पर इसने कहा था शून्यकों का योगफल कहा था। योगफल की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा, ये बोला था, जो कि 1 दे रखा है, ठीक है। अब भाई इसकी बात करें, दोनों शून्य का योग कितना है, 1 है। 1 का मतलब भाई योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/में, तो ये लिख दिया हमने सीधे, बराबर में 1 है, और b का मान कितना है, -3, तो इसको लिखा भाई -3। a का मान कितना है, k, तो भाई k लिखा, बराबर में 1 है। इस k को उठा के इधर लेके जाएंगे तो k इधर जाके k हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 बराबर में k हो गया। चलो भाई ठीक है, यानी k का मान 3 हो चुका है, यानी अगर k का मान यहाँ पर 3 होता है तो उस कंडीशन में इसके शून्यकों का योग जो होगा वो 1 आएगा। ओके, शून्यकों का योग 1 आएगा। डन, तो ये यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो हैं, जो कि इसके शून्य के योग, मतलब जो पैटर्न चल रहा था, सारे पैटर्न आप देख रहे होंगे एक तरह का चल रहा था। तो आज के सेशन में हमने इस तरह के पैटर्न को कंप्लीट किया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो जिस भी तरह के पूछे जाते हैं आपके शून्य के योग और गुणनफल के हिसाब से, कि भाई के का मान निकालना है या फिर शून्य का और गुणनफल के सत्यापित करना है, इस तरह के क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है, वो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। और ये सारे क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बिल्कुल रिलेटेड थे, ठीक है। तो अगर आपने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, आखिर तक क्लास देख ली है, इसका मतलब ये आपके समझ में आ चुका होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बाकी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और उसमें देखेंगे भाई और भी अलग टाइप के, जिसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट में ऐसी क्या खास बात है जो आपकी सुविधाओं के लिए, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे, तो यहाँ पर देखो भाई इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग दिया हुआ है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, UPSC, बहुत से सेक्शन अवेलेबल है। यानी अलग अलग टाइप के कोर्सेज यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल हैं, और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना। हर चीज़ का मतलब कोर्सेज का कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो इसको स्टडी कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, तो मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे। आप हो कक्षा 10वीं में, तो 10वीं को क्लिक करोगे, और 10वीं को क्लिक करते के साथ आप देखोगे 10वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। अब इन टीचरों में आप देखोगे भाई, अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के लिए आप उस विषय के टीचर्स के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आप उसके पूरे कंप्लीट कोर्स को देख सकते हो। किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है वो स्टडी करते हो, या फिर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ना है तो वो भी आपके सामने यहाँ पर पूरा अवेलेबल है। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ मिस
सर्विसिंग होगी उसके लिए आपको चार्ज पे करना है, नो, हर चीज़ें बेस्ट क्वालिटी में आपको पूरा कंप्लीट मिला हुआ है। और वो आपको कैसे देखना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मैथमेटिक्स का देखना है तो गणित में मेरे विषय के नीचे वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आप देखोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, जिसमें आप देखोगे भाई पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और क्लिक करोगे तो बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन चैप्टर्स में क्या है, जैसे आप इन चैप्टर्स पर क्लिक करोगे तो एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी। लिस्ट खुलते उसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको उसके अंदर कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। उसके बाद उसमें एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन हैं, जो कि उदाहरण और प्रश्नावली प्रमेय हर चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद आपको मिलने वाला है पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा के दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको उसके एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, उसके बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ें यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी में आपको मिल रही है। तो भाई कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, यहाँ पर करना क्या है, आपको बस इन चैप्टर पर क्लिक करना है, उनकी वीडियो लिस्ट खुलेगी, कोई भी वीडियो जो आपको देखनी है उस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप देखोगे इस तरह का वीडियो प्ले हो जाएगा और इसका फायदा आप आराम से उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं भाई मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विषय के सारे विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर मौजूद हैं, जिनका भाई आप तो फायदा उठा ही रहे हो। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए और वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।